स्वागत। आज हम मानव आनुवंशिकी यानी ह्यूमन जेनेटिक्स के एक बहुत ही अहम और सच कहूँ तो काफ़ी दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये है आनुवंशिक विकार या जिन्हें हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं। हमारे पास जीव विज्ञान से जुड़े कुछ स्रोत हैं जिनमें टेक्स्ट और कुछ चित्रों के हवाले भी हैं जी। तो आज हमारा इरादा है इन स्रोतों की गहराई में उतरना और ये समझना कि कैसे कुछ लक्षण, ट्रेट्स या बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं, खासकर हम इंसानों में। हाँ चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। बिल्कुल। आनुवंशिकी की दुनिया है तो काफी पेचीदा, और आज हम यही देखेंगे कि वैज्ञानिक इन कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को कैसे समझते हैं और साथ ही कुछ जो कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनके पीछे का विज्ञान क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्थितियां क्यों और कैसे पैदा होती हैं और इनका असर क्या होता है। तो शुरुआत कहाँ से करें? स्रोतों में एक तरीके का जिक्र है वंशावली विश्लेषण, पेडिग्री एनालिसिस जिसे कहते हैं। सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल सा लगता है ना? है थोड़ा, पर असल में ये परिवारों के अंदर किसी खास लक्षण या बीमारी के चलने के तरीके, मतलब इनहेरिटेंस का अध्ययन है। अच्छा। आप इसे एक तरह का फैमिली ट्री समझ सकते हैं, लेकिन इसका फोकस किसी एक खास ट्रेट या बीमारी पर होता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आगे बढ़ रहा है। फैमिली ट्री जैसा, पर स्पेसिफिक ट्रेट के लिए। हाँ, क्योंकि देखिए इंसानों में हम मटर के पौधों की तरह कंट्रोल्ड क्रॉसेस तो नहीं करा सकते जैसा मेंडल ने किया था। ये पॉसिबल नहीं है। ये सही बात है। तो जब हमें किसी ट्रेट के इनहेरिटेंस को समझना होता है तो फिर कई पीढ़ियों की फैमिली हिस्ट्री का अध्ययन ही एक वायबल ऑप्शन बचता है। पेडिग्री एनालिसिस यही करता है, ये दिखाता है कि कैसे वो ट्रेट पीढ़ियों में आगे बढ़ा है। अच्छा, तो ये एक तरह की जेनेटिक जासूसी हुई, परिवार के इतिहास में सुराग ढूंढना। ये वाकई दिलचस्प है कि फैमिली हिस्ट्री कैसे साइंस का डेटा बन जाती है। हाँ, कह सकते हैं एक तरह की जासूसी ही है। तो इसका मेन यूज बीमारियों या एब्नॉर्मैलिटीज को ट्रैक करना है। हाँ बिल्कुल। ह्यूमन जेनेटिक्स में ये एक बहुत पावरफुल टूल है किसी स्पेसिफिक ट्रेट, एब्नॉर्मैलिटी या बीमारी की इनहेरिटेंस का पता लगाने के लिए। स्रोतों में कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स का भी जिक्र है जो इन चार्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। चित्रों 4.13 का रेफरेंस है, हालांकि चित्र दिया नहीं गया है। ये सिंबल्स एनालिसिस को स्टैंडर्डाइज करते हैं। ठीक है, तो पेडिग्री एनालिसिस हमें पैटर्न पहचानने में मदद करता है। अब उन विकारों पर आते हैं जो मेंडल के नियमों को फॉलो करते से लगते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ये क्या होते हैं? मेंडेलियन विकार, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये आमतौर पर एक सिंगल जीन में किसी बदलाव, ऑल्टरेशन या म्यूटेशन की वजह से होते हैं। एक जीन में गड़बड़। हाँ, और इनका इनहेरिटेंस मतलब अगली पीढ़ी में जाना ठीक वैसे ही होता है जैसे मेंडल के प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस बताते हैं। इसीलिए इन्हें मेंडेलियन कहते हैं और इनके पैटर्न को भी पेडिग्री एनालिसिस से ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं या रिसेसिव भी, और पेडिग्री चार्ट देखकर अक्सर ये पता चल जाता है कि ट्रेट डोमिनेंट है या रिसेसिव। कैसे पता चलता है? डोमिनेंट और रिसेसिव में क्या फर्क दिखता है चार्ट में? देखिए, डोमिनेंट ट्रेट्स आमतौर पर हर पीढ़ी में दिखते हैं, कोई पीढ़ी स्किप नहीं होती, जबकि रिसेसिव ट्रेट्स अक्सर पीढ़ियों को स्किप कर जाते हैं। मतलब माता पिता में ना दिखे पर बच्चों में दिख जाए। ऐसा हो सकता है अगर माता पिता कैरियर हों। अच्छा, ये फर्क है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्रोत में हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस का जिक्र है। ये किस तरह के हैं? हाँ, ये दोनों ही एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इनके लिए जिम्मेदार जीन एक्स क्रोमोसोम पर होता है और ये रिसेसिव होते हैं, यानी लक्षण तभी प्रकट होते हैं जब प्रभावी जीन मौजूद ना हो। ठीक है। पहले कलर ब्लाइंडनेस को समझते हैं। ये आंखों की रेटिना में जो कोन सेल्स होती हैं उनमें दिक्कत के कारण होता है, खासतौर पर लाल या हरे रंग वाली कोन सेल्स में। हाँ। इस वजह से इंसान को लाल और हरे रंग में फर्क करने में मुश्किल होती है और इसका जीन एक्स क्रोमोसोम पर होता है। तो पुरुषों में ज्यादा होता होगा? हाँ, पुरुषों यानी मेल्स में इसकी प्रोबेबिलिटी महिलाओं यानी फीमेल से कई ज्यादा होती है। करीब 8% पुरुष कलर ब्लाइंड हो सकते हैं, जबकि महिलाओं में ये सिर्फ 0.4% के आसपास ही है। 8% और 0.4%, इतना बड़ा फर्क क्यों? क्योंकि पुरुषों में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, XY। अगर उस एक एक्स पर ही फॉल्टी जीन आ गया तो लक्षण दिखेगा। महिलाओं में 2 एक्स होते हैं, XX। हाँ। तो अगर एक एक्स पर फॉल्टी जीन है भी तो दूसरा एक्स पर मौजूद नॉर्मल जीन अक्सर उसे कॉम्पनसेट कर देता है। ऐसी महिलाएं सिर्फ कैरियर होती हैं, उनमें लक्षण नहीं दिखते। अच्छा, कैरियर होती हैं। रोग तभी दिखता है जब दोनों एक्स पर फॉल्टी जीन हो, जो कि बहुत रेयर है। इसीलिए ये अक्सर माँ से, अगर वो कैरियर है, बेटे में जाता है। समझ गए। और हीमोफीलिया, वो भी ऐसा ही है? हाँ,
हीमोफीलिया भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस है उसमें शामिल एक ज़रूरी प्रोटीन जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं उसकी कमी हो जाती है या वो ठीक से काम नहीं करता। तो खून बहना रुकता नहीं। हाँ, नतीजा ये होता है कि छोटी सी चोट लगने पर भी नॉनस्टॉप ब्लीडिंग हो सकती है जो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इसका एक फेमस एग्जाम्पल क्वीन विक्टोरिया का है। वो इस रोग की कैरियर थी और उनकी फैमिली हिस्ट्री से, पेडिग्री एनालिसिस से इसके इनहेरिटेंस का पता चलता है। ये वाकई दिलचस्प है कि रॉयल फैमिलीज में ये इतना वेल डॉक्यूमेंटेड है, शायद क्योंकि उनकी वंशावली इतनी ध्यान से रखी जाती थी। हाँ, ये भी एक वजह है। ये तो सेक्स लिंक्ड हुए, क्या ऑटोसोमल मेंडेलियन विकार भी होते हैं? जैसे स्रोतों में सिकल सेल अनीमिया का जिक्र है। बिल्कुल सही, सिकल सेल अनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब इसका जीन सेक्स क्रोमोसोम्स X या Y पर नहीं बल्कि बाकी 22 जोड़ी क्रोमोसोम्स में से किसी एक पर होता है, ऑटोसोमल। और रिसेसिव का मतलब, जैसा पहले बताया, रोग तभी दिखेगा जब बच्चे को माँ और बाप दोनों से फॉल्टी जीन की एक कॉपी मिली हो। दोनों से, ठीक है। तो इसमें होता क्या है? इसमें जो हमारा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ना, उसकी बनावट में एक छोटा सा नुक्स आ जाता है। हीमोग्लोबिन में? हाँ, हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसमें 6th पोजीशन पर नॉर्मली एक अमीनो एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड। सिकल सेल में इस ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। सिर्फ एक अमीनो एसिड बदल जाता है। हाँ, GAG कोड की जगह GUG कोड आ जाता है जीन में। और ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। कैसे? जब बॉडी में ऑक्सीजन कम होती है, लो ऑक्सीजन टेंशन में, तो ये बदला हुआ म्यूटेंट हीमोग्लोबिन अजीब तरह से बिहेव करता है। ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर लंबे रेशे बना लेते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं इसे। अच्छा। इन रेशों की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जिनका नॉर्मल शेप गोल बाइकॉनकेव डिस्क जैसा होता है, वो खिंचकर लंबी, दराती या सिकल जैसी हो जाती हैं। चित्र 4.15 में शायद यही एलोंगेटेड सिकल शेप दिखाया गया है। और इससे क्या होता है? ये सिकल शेप्ड सेल्स सख्त होती हैं और छोटी ब्लड वेसल्स में फंस सकती हैं। इससे दर्द होता है, अंगों को नुकसान पहुंचता है और एनीमिया तो होता ही है। इसमें एक और बात है, जिन लोगों में जीन की सिर्फ एक कॉपी फॉल्टी होती है, मतलब हेट्रोजाइगस HbA HbS, उन्हें सिकल सेल ट्रेट कहते हैं। वो आमतौर पर ठीक रहते हैं पर कैरियर होते हैं। कैरियर? हाँ, और 50% चांस होता है कि वो ये जीन अपने बच्चों को दें। लेकिन जिनमें दोनों कॉपीज फॉल्टी हों, होमोजाइगस HbS HbS, उनमें ये रोग पूरी तरह से दिखता है। समझ गया। स्रोतों में फेनिल कीटोनूरिया और थैलेसीमिया का भी जिक्र है। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये सिकल सेल से कैसे अलग है? हाँ, ये दोनों भी ऑटोसोमल रिसेसिव हैं, पर इनका मैकेनिज्म अलग है। पहले फिनील कीटोनूरिया यानी PKU देखते हैं। PKU ये एक इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है, यानी पैदाइशी गड़बड़ है मेटाबॉलिज्म में। इसमें एक खास एंजाइम की कमी होती है। ये एंजाइम फिनिलेलिन नाम के अमीनो एसिड को टायरोसिन में बदलने के लिए जरूरी है। अच्छा, एक एंजाइम की कमी? हाँ, अब एंजाइम नहीं तो फिनिलेलिन शरीर में जमा होने लगता है और फिर वो फिनील पायरुविक एसिड जैसे दूसरी डेरिवेटिव्स में बदल जाता है। ये दिमाग में जमा हो तो मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। ओह। और ये पदार्थ किडनी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती तो यूरिन के साथ भी निकलते हैं। तो PKU में एक मेटाबॉलिक पाथवे रुक जाता है। और थैलेसीमिया, ये भी ब्लड से जुड़ा है? हाँ, थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है, लेकिन ये सिकल सेल से अलग है। कैसे? देखिए, सिकल सेल में हीमोग्लोबिन बनता तो है पर गलत बनता है, उसकी क्वालिटी खराब होती है। थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन बनाने वाली जो ग्लोबिन चेन्स हैं, अल्फा या बीटा, उनका बनना ही कम हो जाता है। सिंथेसिस कम हो जाता है। एग्जैक्टली। थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कम बनते हैं, जबकि सिकल सेल एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, गलत वर्किंग वाला ग्लोबिन बनता है। दोनों से होता एनीमिया ही है पर वजह अलग है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस है ना। और थैलेसीमिया की भी टाइप्स हैं कि अल्फा चेन कम बन रही है या बीटा चेन। अच्छा। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन कम होता है। इसे क्रोमोसोम 16 पर मौजूद दो जीन्स HbA1 और HbA2 कंट्रोल करते हैं। इनमें म्यूटेशन या डिलीशन से ये होता है। और बीटा थैलेसीमिया में बीटा ग्लोबिन चेन का प्रोडक्शन कम या बंद हो जाता है। इसे क्रोमोसोम 11 पर मौजूद सिंगल जीन HbB कंट्रोल करता है। तो अलग अलग क्रोमोसोम्स पर हैं इनके जीन्स। हाँ, आपने पेडिग्री एनालिसिस की बात की थी। स्रोतों में कुछ एग्जाम्पल चार्ट्स फिगर 4.14 भी दिए हैं, वो क्या दिखाते हैं? हाँ, फिगर 4.14 में दो उदाहरण हैं। फिगर 4.14A
एक ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट जैसे मायोटोनिक डिस्ट्रोफी का इनहेरिटेंस दिखाता है। आप देखेंगे कि ये ट्रेट हर पीढ़ी में है। हाँ, दिख रहा है। और फिगर 4.14b एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट जैसे सिकल सेल एनीमिया को दिखाता है। इसमें आप देखेंगे कि ट्रेट पीढ़ियों को स्किप कर रहा है। अनअफेक्टेड माता पिता से अफेक्टेड बच्चे हो रहे हैं। हाँ, ये कैरियर्स वाला केस हुआ। ये चार्ट्स वाकई हेल्पफुल है समझने के लिए। बिल्कुल, ये विजुअल एग्जाम्पल्स हैं एनालिसिस के। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? अभी तक हमने सिंगल जीन म्यूटेशंस और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की बात की, पर क्या गड़बड़ी और बड़े लेवल पर भी हो सकती है? मतलब पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स के लेवल पर? हाँ, जरूर हो सकती है। मेंडेलियन विकार तो एक जीन की कहानी थे, पर कभी-कभी प्रॉब्लम पूरे क्रोमोसोम या उसके किसी बड़े हिस्से में होती है। इन्हें कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ये या तो किसी क्रोमोसोम की संख्या कम या ज्यादा होने से होते हैं, एब्सेंस या एक्सेस, या फिर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में कोई एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाए, उससे होते हैं। संख्या कम ज्यादा कैसे हो जाती है? ये अक्सर सेल डिवीजन के दौरान होता है। जब मियोसिस में क्रोमोसोम्स अलग होकर नई सेल्स में जाते हैं तो कभी-कभी सेग्रीगेशन ठीक से नहीं होता, मतलब क्रोमैटिड्स फेल टू सेग्रीगेट। इसे नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। नॉन डिसजंक्शन। इससे जो गैमीट्स बनते हैं उनमें किसी क्रोमोसोम की संख्या या तो एक कम हो जाती है या एक ज्यादा। इसी को एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी। इसका कोई जाना माना एग्जाम्पल? हाँ, सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स में से एक है डाउन सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है। नॉर्मल 2 की जगह 3 कॉपीज, ट्राइसोमी 21। अच्छा, ट्राइसोमी 21। तो टोटल क्रोमोसोम्स 46 की जगह 47 हो जाते हैं, और इससे कई फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। टर्नर सिंड्रोम, एक एक्स की कमी, या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक एक्स्ट्रा एक्स, भी एन्यूप्लॉइडी के ही एग्जाम्पल्स हैं। एक और कंडीशन है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी। इसमें सेल डिवीजन के बाद साइटोकिनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन फेल हो जाता है। इससे क्रोमोसोम का पूरा सेट ही डबल या ट्रिपल हो जाता है। पूरा सेट? मतलब 23 की जगह 46 या 69? हाँ, जैसे इंसान में नॉर्मली 46 2n होते हैं, पॉलीप्लॉइडी में 69 3n या 92 4n हो सकते हैं। ये पौधों में तो काफी कॉमन है और नई वैरायटीज बनाने में यूजफुल भी है। पर इंसानों में ये यूजुअली लाइफ के साथ कंपैटिबल नहीं होता। अच्छा, तो संक्षेप में कहें तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स सिर्फ जीन लेवल पर ही नहीं, क्रोमोसोम लेवल पर भी हो सकती हैं, संख्या में या स्ट्रक्चर में बदलाव से। बिल्कुल। तो आज हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स की दुनिया में वाकई एक गहरी डुबकी लगाई। हमने समझा कि पेडिग्री एनालिसिस कैसे काम करता है। हाँ। फिर हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स देखे, एक्स लिंक्ड जैसे हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, और ऑटोसोमल रिसेसिव जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, पीकेयू, उनके पीछे के कारण भी जाने जी। और आखिर में हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पर भी बात की, जैसे एन्यूप्लॉइडी में डाउन सिंड्रोम और पॉलीप्लॉइडी। हाँ, हमने इन सब पर संक्षेप में चर्चा की, और अगर हम इसे बिगर पिक्चर से जोड़ें तो ये समझना कि ये इनहेरिटेंस पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, ये सिर्फ एकेडमिक इंटरेस्ट की बात नहीं है। सही बात है। ये नॉलेज रोगों के डायग्नोसिस, उनके मैनेजमेंट और सबसे ज़रूरी जेनेटिक काउंसलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि परिवार इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। बिल्कुल। ये जानकारी हमें ह्यूमन बायोलॉजी की कम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। एक छोटे से जीन में बदलाव, ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जीवन को कितना बदल सकता है। हाँ, ये हम्बलिंग है। और यहीं से एक बड़ा सवाल भी उठता है। क्या? हमने वंशानुक्रम के कुछ नियम देखे, मेंडेलियन क्रोमोसोमल पैटर्न्स देखे, पर क्या रियल लाइफ में ये हमेशा इतने सिंपल होते हैं, या फिर हमारा एनवायरनमेंट, हमारी लाइफस्टाइल और हमारे जीनोम के हजारों दूसरे जीन्स भी इन डिसऑर्डर्स के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करते हैं? मतलब नेचर वर्सेस नर्चर वाली बात? कुछ वैसा ही। ये सोचने वाली बात है कि जीन्स और एनवायरनमेंट के बीच का ये कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन कैसे हमारी हेल्थ और बीमारियों के मैनिफेस्ट होने के तरीके को शेप करता है।